बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हरीम है। मैं 20 साल की हो चुकी थी, मगर कोई औरत भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी रंगत सांवली थी और मैं देखने में भी खूबसूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ता कराने वाली मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़का अमाम मस्जिद था, मगर उसका आगे पीछे कोई ना था। वालिदैन उसके फौत हो चुके थे और उसे उसके मामू ने पाला था। अब वो एक मस्जिद में अमाम था और किराए के घर में अकेला रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा और मेरी शादी इस अमाम मस्जिद जुबैर से कर दी। शादी के 3 साल तो मेरे जुबैर के साथ बहुत अच्छे गुजरे, मगर जब उसे ये पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और सारी जिंदगी उसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर वो मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। वो बेचारी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं जुबैर की बातें चुप करके सुनती रहती और उसे कोई जवाब न देती, क्योंकि मुझे पता था कि जुबैर अब मुझसे जान छुड़वाना चाहता है और वो तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा है, और मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरती रही और हमारी शादी को 15 साल गुजर गए। जुबैर अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक दिन वो घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे थे, जो उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे। ये देखकर मेरा तो कलेजा फट गया था कि जुबैर ने कब से दूसरी शादी की हुई है और मुझे इस बात की खबर तक ना हुई। जुबैर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी बीवी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर अब हालात खराब होने की वजह से उसे घर में ले आए थे। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जितनी थी, मगर उस रात जुबैर की दूसरी बीवी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वो रहेगी या मैं तो चुप करके अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक जुबैर मेरे कमरे में आए। उनका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने मुझ पर बहुत से गलत इल्जाम लगाए और उसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी। सब्र करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और अब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले थे। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, क्योंकि अब वो बहुत बीमार रहती थी। मगर मेरी बदसूरती और हमारी गरीबी मेरे रिश्ते के दरमियान हमेशा दीवार बन जाती। मैं भी अब बूढ़ी माँ को छोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। मैं बांझ थी और अब मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। इसलिए मैंने नौकरी कर ली। नौकरी में आहिस्ता आहिस्ता मुझे तरक्की मिलती चली गई और अब तो हमारे हालात भी बदल गए थे। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपने बालों में उतरती चांदी को देखकर मेरा दिल डूब सा जाता था। मैं बूढ़ी हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये बात जान गई थी कि अब मेरी जिंदगी में कोई बहार नहीं उतरने वाली। मेरी दुनिया बहुत महदूद होकर रह गई थी। मैं बस दफ्तर जाती और दफ्तर से लौटकर वापस घर आ जाती। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। हर लड़की की तरह मेरे नसीब में शायद किसी जीवन साथी का साथ नहीं लिखा हुआ था। जुबैर ने मुझे इतने दुख दिए थे कि अब मैंने अकेले जीना सीख लिया था। उसने तो मुझे अपने मोहल्ले में बदनाम कर दिया था। हर मर्द मुझे बुरी औरत समझने लगा था। मैं खुद को अच्छी तरह से निकाब करके घर से निकलती थी। अम्मा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। कहीं न कहीं मेरी तलाक होने का गम अम्मा से चिमट गया था और उनकी सेहत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से वापस लौटी तो अम्मा बहुत ही निढाल थी। मैं फौरन ही अम्मा को रिक्शे में डालकर एक करीबी छोटे से अस्पताल में ले गई। डॉक्टर साहब तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ काम करने वाला लड़का बहुत ही अच्छा था। उसने अम्मा की खराब तबीयत को देखते ही एक गोली उनके मुंह में रख दी और कहने लगा कि आप डॉक्टर का इंतजार कर लें। अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जुबान के नीचे गोली रखने से काफी फर्क पड़ता। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए तब तक वो लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा। उसका नाम अकबर था। वो मुझसे अम्मा की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्ची पर लिखता जा रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वो खुद अम्मा को अंदर ले गया और चेकअप करवाया। मैं और अम्मा वापस लौटने लगे तो उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया
और कहा कि अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। वो 20 साल का बहुत खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुझे उसका इखलाक अच्छा लगा। वो सभी मरीजों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे लिए अब नौकरी पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी पर भी हर वक्त अम्मा की फिक्र सताने लगी थी। 2 दिन के बाद अम्मा ने फोन करके बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैंने दफ्तर से छुट्टी लेना चाही, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मैंने मजबूरी में अकबर को फोन मिला दिया और उसे अपना मसला बताया, तो वो फौरन ही मेरे घर जाने के लिए राजी हो गया। कुछ देर बाद अकबर का फोन आया और उसने मुझे बताया कि अम्मा की तबीयत बेहतर हो गई है। उसने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, आराम से अपना काम कर लें। आपकी वापसी तक मैं आपकी अम्मा के साथ ही हूँ। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने अकबर का दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे कोई वो फरिश्ता मालूम हो रहा था जो इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गया था, क्योंकि मेरे लिए दफ्तर से निकलना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। जब मैं घर वापस लौटी तो अम्मा की तबीयत काफी बेहतर थी। अम्मा ने बताया कि अकबर ने उनका बहुत ख्याल रखा। अकबर रोज ही अम्मा को देखने के लिए हमारे घर आने लगा था। अब तो वो शाम के वक्त पाबंदी से आता और खुद ही अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक करता। मेरी भी उससे अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। अकबर हमारे घर का एक फर्द सा बन गया। मेरे लिए तो वो किसी छोटे भाई की तरह था। मुझे जब भी अम्मा की तबीयत को लेकर कोई परेशानी होती तो मैं फौरन अकबर को फोन मिलाती, और वो पिछले 5 साल से इस अस्पताल में जॉब कर रहा था और उसे दवाओं की बहुत ज्यादा मालूमात थी। एक दिन जब अकबर आया तो अम्मा सो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह चाय बनाकर उनके पास आ बैठी। अचानक ही अकबर ने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अकबर इस तरह कोई बात भी कर सकता है। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उससे पूछने लगी कि उसने अपना तालीमी सफर क्यों छोड़ दिया था। वो कहने लगा कि उसे पढ़ाई का कोई खास शौक नहीं था। उसके अब्बा ने बहुत जोर दिया था, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई न कर सका और उसने अपनी मर्जी से नौकरी कर ली। उसकी अम्मा अब्बा उसकी इस नौकरी पर खुश तो नहीं थे, लेकिन अकबर के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अकबर मिजाज का जिद्दी था। अकबर कह रहा था कि उसको मरीजों को सेहतयाब देखकर बहुत सुकून मिलता है। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर तो नहीं बन सका था, लेकिन उसने अपने ही काम में इतनी मुहारत हासिल कर ली कि वो बिल्कुल डॉक्टर की तरह हर मर्ज को समझ जाया करता था। मुझे अकबर की हर बात ही अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी ये सोच नहीं सकती थी कि वो मुझे शादी के लिए कहेगा, क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में पूरे 15 साल का फर्क था और मैं तलाकी याफ्ता औरत थी। लेकिन उसने अगले दिन ही मुझे दोबारा शादी के लिए पूछा, तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और उसको समझाया कि वो बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों जैसा है और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं उससे शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर अकबर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वो खामोशी से चला गया। मुझे लगा कि अगले दिन वो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो वो पहले से ही मेरे घर में मौजूद था और अम्मा उसके साथ हंस के बात कर रही थी। अम्मा को बहुत अरसे के बाद यूं हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसने मुझे देखते ही सलाम पेश किया, फिर अम्मा के साथ बातों में मसरूफ हो गया। मैं उस लड़के पर हैरान थी जिसे मैंने कल साफ साफ इनकार कर दिया था और मुझे लगा था कि वो अब नहीं आएगा, लेकिन वो तो रोजाना की तरह ही खुशबाश अम्मा के साथ बैठा था। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने बावर्ची खाने में गई तो वो मेरे पीछे ही चला आया। उसकी आहट पे मैं चौंक कर पलटी तो कहने लगा, हरीम आप कब तक अकेली जिंदगी गुजारेंगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने गहरी सांस भरी और अकबर को एक दफा फिर समझाया कि मेरे और उसकी उम्र में बहुत फर्क है, हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है। मैं जानती थी कि जिस तरह की अकबर की आदत है, मैं अगर उसे सख्ती से पेश आऊंगी तो वो मेरी इस बात को लेकर और भी ज्यादा बहस करेगा। इसलिए मैं उसे प्यार से ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं एक तलाकी याफ्ता औरत हूँ। अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम किसी जवान लड़की से शादी करो। लेकिन अकबर तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था कि अकबर को मुझसे शादी क्यों करनी है, जबकि वो कम उम्र और खूबसूरत है, उसे कोई भी हसीन लड़की मिल सकती है। मैंने एक दिन गुस्से में आकर उसे कहा कि पहले तुम अपने माँ बाप से रिश्ते की बात करो और उसके बाद आकर मुझे बताना।
मैं तुमसे शादी का कोई फैसला करूंगी। अगले रोज अकबर हमारे घर आया तो उसने मुझे पूरा यकीन था कि अकबर के माँ बाप नहीं मानेंगे। कोई भी माँ अपने 20 साल के बेटे की शादी एक 35 साल की तलाकी याफ्ता औरत से नहीं कर सकती थी। अगले रोज अकबर हमारे घर आया तो उसने मुझसे शादी की कोई बात ना की और मुझे इत्मीनान हो गया कि अब वो मुझे तंग नहीं करेगा। अकबर को हमारे घर आते हुए 8 महीने का अरसा गुजर गया और अब पिछले 2 माह में उसने एक दफा भी शादी की बात नहीं की थी। मैं सुकून से अपनी नौकरी कर रही थी और अम्मा की तबीयत भी काफी ठीक हो गई थी। मेरी नौकरी में मुझे मजीद तरक्की मिली। मैं अम्मा के लिए एक मुलाजमा रखना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसी भरोसेमंद औरत नहीं मिल रही थी जिसे मैं अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर छोड़ती। जितना वक्त अकबर हमारे घर गुजारता, हमारे घर के दरो दीवार हंसते मुस्कुराते रहते। उसके जाते ही घर में एक दफा फिर सन्नाटा छा जाता, क्योंकि मैं घर के कामों में मसरूफ रहती और माँ अकेली चारपाई पे पड़ी रहती। अब तो मुझे और अम्मा को अकबर की आदत हो गई थी। अगर वो एक दिन भी ना आता तो मैं खुद ही उसे फोन करके खैर खैरियत पूछ लेती थी। एक दिन अकबर हमारे घर आया तो बहुत ज्यादा खुश था। मुझे देखते ही फौरन मेरे पास आ गया और कहने लगा कि उसके माँ बाप रिश्ता लेकर मेरे घर आने को तैयार हैं। वो मुझसे पूछ रहा था कि आप बताएं मैं इन्हें कब भेजूं। ये सुनकर मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। कहने लगा कि हरीम, आपने ही तो कहा था कि जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे उस वक्त मैं आपसे शादी कर लूंगी। मैं इतना अरसा लगाकर अपने माँ बाप को मना लिया है, अब आप मुझे बताएं कि मैं इन्हें कब भेजूं। खुशी अकबर के चेहरे से फूट रही थी और मैं ये सोच रही थी कि उसने न जाने कितनी मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाया है। वो इतने महीनों से सिर्फ इसलिए खामोश था क्योंकि वो मेरी बात पर अमल कर रहा था और मैं ये समझ रही थी कि वो अपने इरादे से बाज आ गया है। मैंने अम्मा को सब कुछ बताकर उनसे मशवरा किया तो अम्मा के चेहरे पर भी खुशी फैल गई। वो कहने लगी कि अकबर से अच्छा तुम्हारे लिए कौन हो सकता है, तुम इससे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और मुझे भी मरते वक्त ये सुकून होगा कि मेरी बेटी अकेली नहीं है। अम्मा कह रही थी कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ देना और आराम से घर संभालना। अम्मा के मजबूर करने पर मैंने अकबर को कहा कि ठीक है, वो अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दें। अगले ही दिन अकबर के माँ बाप रिश्ता लेकर आ गए। वो लोग शायद इस रिश्ते पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मैं ये बात अच्छी तरह समझ सकती थी क्योंकि मेरा और अकबर का रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ था। जिसको भी इस रिश्ते की खबर मिलेगी वो यही कहेगा कि एक बुढ़ी ने जवान लड़के को फंसा लिया है। हमारे मुआशरे में ये बात बहुत ही आम है कि एक उम्र रसीदा औरत की किसी कम उम्र लड़के से शादी मायूब समझी जाती है। मेरा अकबर का रिश्ता हो गया। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता था कि मैं जिसे छोटे भाई की तरह समझती थी अब मैं उससे शादी कर रही हूँ। अकबर और मेरी शादी बिल्कुल सादगी से अंजाम पाई क्योंकि मैं भी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी और अकबर के माँ बाप भी इस बात को जमाने से छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बहू एक 45 साल की तलाकी याफ्ता औरत है। आस पड़ोस वालों को जब मेरी शादी का इल्म हुआ तो उन्होंने बातें बनाने में कोई कसर न छोड़ी। पड़ोस वाली खाला ने तो ये तक कह दिया कि माँ की बीमारी के बहाने लड़के को बुलाकर हरीम ने खूब फंसाया है। उनकी इस बात पर मेरी आंसू मेरे हलक में उतर गए थे। रुखसती के वक्त मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। अम्मा ने मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में कदम रखते वक्त मेरा दिल अजीब ही अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत ही रूखा था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अपनी खिदमत के जरिए इनका दिल जीत लूंगी और अकबर को भी कभी उसके फैसले पर शर्मिंदा नहीं करूंगी। मेरी सास ने मुझे अकबर के कमरे में बिठा दिया था। कुछ ही देर गुजरी कि जब अकबर कमरे में चला आया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अकबर मेरे पास बैठकर खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। वो कह रहा था कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैंने नजरें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी। वो कह रहा था कि हरीम, मैंने अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल से मनाया है। मैं हर सूरत आपसे शादी करना चाहता था और इसके पीछे मोहब्बत के अलावा एक और वजह भी पोशीदा थी
और जब अकबर ने वजह बताई तो मेरे आंसू थम न सके। वो कहने लगा कि हरीम, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी करूं। फिर मुझे हस्पताल में आप मिली और आपके इखलाक से मैं मुतासिर हो गया। जब मेरा आपके घर आना जाना शुरू हुआ तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जानने लगा और मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक हैं। मुझे खुद ब खुद आपसे मोहब्बत हो गई। मेरी वो ख्वाहिश जो हमेशा दुआ बन के मेरे लबों पे आती थी, शायद वो कबूल हो गई थी, जो आप बहार बनकर मेरी जिंदगी में चली आई। जब आपने कहा कि पहले अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए राजी करो, तब मैं कुछ परेशान हो गया था। मैं डरते डरते घर में जब रिश्ते की बात की तो पहले मेरे माँ बाप बहुत गुस्से में आए कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। मेरे बाप ने कहा कि पहले इस काबिल बन जाओ कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें और फिर अपनी पसंद बताना। मैंने अपने बाप की इस शर्त को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी से एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया और 1-2 महीनों में ही मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ा और मेरी कमाई अच्छी हो गई। मैंने दोबारा से जब आपके रिश्ते की बात की तो मेरे माँ बाप मान गए। हरीम, जब मैं 6ठी जमात में था उस वक्त मैंने अपनी एक किताब में पढ़ा था कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की औरत से की थी, जिनका नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा था। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी। उस वक्त मैं छोटा था, यही सोचता था कि कोई भी इंसान अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी कैसे चुन सकता है जो उससे उम्र में बहुत बड़ा हो। और इसीलिए मैंने बड़े होने के बाद इस बारे में जब मजीद मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि अपनी उम्र की वजह से हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बहुत ही समझ बूझ रखने वाली और साथ निभाने वाली औरत थी। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए कोई ना था, उस वक्त सबसे पहले हजरत खदीजा ने ही उनका साथ दिया। मैं जान गया था कि हर सुन्नत के पीछे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पोशीदा है जो हम इंसानों के लिए फायदेमंद है। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूंगा जो उम्र में मुझसे बड़ी होंगी। और फिर मेरी ये ख्वाहिश उस वक्त और शदीद होगी जब मुझे उस हदीस का इल्म हुआ, फितने के दौर में जब कोई एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा। और आज के दौर में बड़ी उम्र की औरत से शादी करना बहुत ही बुरा समझा जाता था, जबकि ये एक सुन्नत पर अमल था। अगर कभी कोई कम उम्र लड़का किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर भी लेता है तो लोग उसे बुरी नजर से देखते हैं और कहते हैं इसी औरत ने लड़के को फंसाया होगा। हम लोग बाहसीयत मुसलमान ये बात भूल चुके हैं कि ये एक सुन्नत है और इसकी कोई बुराई नहीं। अकबर ने कहा कि मुझसे शादी करने की वजह यही है कि वो मुझसे मोहब्बत भी करता है और अपनी इस ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहता था। अकबर की बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उसके साथ रुखसत होने से पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि दुनिया वाले मुझे न जाने कैसे कैसे तानों का निशाना बनाएंगे। लेकिन अकबर ने मुझे सच का ऐसा आईना दिखाया कि मेरी सोच पूरी तरह बदल गई थी। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी दुनिया की धूप में गुजारी थी और दीन पर बड़ाए नाम ही अमल करती आई थी। खुदा ने न जाने किस नेकी के बदले मेरे नसीब में अकबर जैसे इंसान का साथ लिख दिया था। अब मुझे अकबर के साथ मिलकर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करनी थी। हम पूरी दुनिया को तो बदल नहीं सकते, लेकिन एक कदम उठाकर अपनी एक छोटी सी कोशिश जरूर कर सकते हैं। आइए और छोटी छोटी सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश कीजिए, जिन्हें हम आज के दौर में अपनी लाइल्मी की वजह से मायूब समझने लगे हैं। अकबर की मुझ जैसी बांझ और बेसहारा औरत से शादी करने पर अल्लाह ताला इतना राजी हुआ कि उसने हम दोनों को औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से हम दोनों के लिए बहुत बड़ा इनाम था। मैं अपनी खिदमत से अपनी सास ससुर का भी दिल जीत लिया था। मेरे पहले शौहर ने मेरे साथ जो भी किया था मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि अब वो बहुत बीमार था। उसे ब्लड कैंसर हो गया था और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। आपको क्या लगता है कि मैंने अकबर से शादी करके ठीक किया या गलत? जवाब जरूर दीजिएगा।